हेलो। मैं डॉक्टर चंद्रकला, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बयाना में बीए पार्ट सेकंड के सभी बच्चों का पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट में टॉपिक स्टेप्स इन सोशल रिसर्च अर्थात सामाजिक अनुसंधान के चरण में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम आपके फर्स्ट पेपर में फर्स्ट यूनिट के सामाजिक अनुसंधान के चरण विषय पर चर्चा करेंगे। भौतिक विज्ञानों की तुलना में सामाजिक शोध अधिक विस्तृत और जटिल है। सामाजिक अनुसंधान में सामान्यीकरण की प्राप्ति हेतु वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें अनेक चरण हैं जिनसे शोधकर्ता को गुजरना पड़ता है। ये चरण एक दूसरे से संबद्ध होते हैं, अर्थात एक चरण से गुजरकर शोधकर्ता दूसरे चरण में प्रवेश करता है। इसमें एक निश्चित क्रम के अंतर्गत ही शोधकर्ता को एक से दूसरे चरण में क्रमबद्ध तरीके से गुजरना होता है। तो बच्चों, यहाँ जो चरण हैं उनमें निश्चितता है और क्रमबद्धता है, जिनकी पालना बहुत जरूरी है। अब मैं यहाँ आपके समक्ष अगस्त कॉम्टे ने जिन चरणों का उल्लेख किया है उनका वर्णन करती हूँ। अगस्त कॉम्टे ने 5 चरणों का उल्लेख किया है। नंबर 1 विषय का चुनाव, नंबर 2 अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन, नंबर 3 तथ्यों का वर्गीकरण और नंबर 4 तथ्यों का परीक्षण और नंबर 5 नियमों का प्रतिपादन। ये अगस्त कॉम्टे ने 5 चरण बताए। अब पीवी यंग के 4 चरण पर दृष्टिपात करते हैं। वे इस प्रकार हैं। नंबर 1 कार्यशील प्राकल्पना की रचना, तथ्यों का अवलोकन, संकलन और प्रलेखन। तीसरा देखिए, तथ्यों का श्रेणियों और अनुक्रमों में वर्गीकरण। नंबर 4 देखिए, वैज्ञानिक सामान्यीकरण तथा सिद्धांत की रचना। एक शोधकर्ता अपने शोध के लिए किन चरणों का उपयोग करेगा तथा उनका क्रम क्या रहेगा, ये शोध की प्रकृति पर निर्भर करता है। सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया के जो सामान्य चरण हैं जिनका बहुतायत शोधकर्ता प्रयोग करते हैं, वो मैं आपसे एक एक करके डिस्कस करती हूँ। नंबर 1 है समस्या का चयन। दूसरा देखिए, जब समस्या का चुनाव कर लेते हैं तो फिर हमारे सामने संबंधित साहित्य का अध्ययन बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारा दूसरा चरण है। तीसरा देखिए, जब संबंधित साहित्य का अध्ययन कर लेते हैं तो फिर हमें इकाइयों का निर्धारण करना होता है और शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हम एक प्राकल्पना का निर्माण करते हैं, जो हमारा चौथा चरण है। अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। प्राकल्पना के निर्माण के बाद हम अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करते हैं और उसके बाद सूचनादाताओं का चयन। नेक्स्ट में आगे है सूचना के स्रोतों का निर्धारण। ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट में देखिए एक और चरण, उपकरणों तथा प्रविधियों का निर्धारण। एक और है उपकरणों तथा प्रविधियों का परीक्षण। इसके बाद तथ्यों का अवलोकन और संकलन करेंगे। इसके बाद तथ्यों का संपादन, संकेतन, वर्गीकरण और सारणीयन करेंगे। तत्पश्चात हम तथ्यों का विश्लेषण करेंगे, विवेचन करेंगे और तथ्यों का विश्लेषण और विवेचन के पश्चात सामान्यीकरण और निष्कर्ष निकालेंगे। इसके बाद जो लास्ट है वो है प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण। तो ये मैंने आपको संक्षेप में
सामाजिक अनुसंधान के चरण बताए हैं। अब इन पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि प्रत्येक चरण में हमको क्या करना होता है। तो सबसे पहली बात देखिए, पहला चरण था हमारा समस्या का चुनाव। सबसे महत्वपूर्ण चरण है और समस्या का चुनाव करते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए वो जान लेना ज़रूरी है। नंबर 1, विषय से संबंधित हमारे पास साधन उपलब्ध हैं या नहीं, अध्ययन क्षेत्र संबंधित साहित्य की उपलब्धता है या नहीं। तो ये सब समस्या के चुनाव के समय हमें ध्यान में रखना चाहिए। इन्हीं पर हमारा अनुसंधान की सफलता संभव है। दूसरा देखिए, संबंधित साहित्य का अध्ययन शोध को मार्गदर्शन देता है। इसमें हमें लेख हैं, पुस्तकें हैं, प्रतिवेदन हैं, पहले के किए हुए अनुसंधान है, उन सब की रिपोर्ट्स पढ़नी होती है। इससे हमें बहुत सहायता मिलती है। तीसरा देखिए, इकाइयों का निर्धारण, ये बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा आपकी इकाइयों का निर्धारण होगा उतना ही अच्छे आपके रिजल्ट आएंगे। और इकाइयों को आपको पहले परिभाषित करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण चरण है। इकाइयों का चयन उद्देश्य के अनुरूप कीजिए। नेक्स्ट में देखिए, प्राकल्पना का निर्माण। अनुसंधानकर्ता को अध्ययन के लिए तथ्य एकत्रित करने के लिए मार्गदर्शित प्राप्त होता है। इससे प्राकल्पना कच्चा सिद्धांत है जिसकी जांच होनी बाकी है। नेक्स्ट में देखिए, शोध क्षेत्र का निर्धारण करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप वस्तुनिष्ठ तरीके से तथ्यों का संकलन कर सकें। इसके बाद आपको सूचनादाताओं का चुनाव करना है जो शोधकर्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण चरण है, जिसे निदर्शन प्रणाली द्वारा आप चयन करें। तो निदर्शन प्रणाली में अध्ययन क्षेत्र के आधार पर आपको अनुपात रखना होता है, 10%, 20% या इससे अधिक। अगर अध्ययन क्षेत्र छोटा है तो आप परसेंट बढ़ा लीजिए, अध्ययन क्षेत्र बड़ा है तो आप परसेंट घटा दीजिए। ये आपकी सूझबूझ पर डिपेंड करता है। सूचना के स्रोत प्राथमिक हैं या द्वितीयक हैं, ये शोध की प्रकृति पर तय किया जाएगा, उसी के अनुसार ये चुने जाएंगे। इसी तरह से उपकरण और प्रविधियाँ उच्च स्तर के होने चाहिए जिसमें तथ्यों का एकत्रीकरण शुद्ध और विश्वसनीय तरीके से किया जा सके। अगर आपकी प्रविधियाँ ठीक नहीं हैं तो आपका तथ्य संकलन सही नहीं हो पाएगा, फिर आपके निष्कर्ष भी प्रभावित होंगे। उपकरण और प्रविधियों का पूर्व परीक्षण कर लेना बहुत ज़रूरी है ताकि इनकी कमियों को आप पहले ही सुधार लें। उससे आपका श्रम भी बचेगा, समय भी बचेगा, धन भी बचेगा, है ना। तो नेक्स्ट में जो है, तथ्यों का अवलोकन कीजिए, उसके बाद तथ्यों का संकलन कीजिए और उपकरणों के माध्यम से, प्रविधियों के माध्यम से, है ना। ये वैज्ञानिक होने चाहिए, आपके प्रयुक्त प्रविधियाँ जो हैं वैज्ञानिक होनी चाहिए। आप इसमें मनमाना कोई कार्य नहीं करेंगे, जो निश्चित है तरीका उसी का प्रयोग करेंगे। तथ्यों का विश्लेषण, उसके बाद वर्गीकरण करें, वर्गीकरण करें, विवेचन करें। इसके साथ जब आप तथ्यों का वर्गीकरण कर लेंगे, विश्लेषण कर लेंगे, तो अब चरण आता है आपका सामान्यीकरण का। जब आप सामान्यीकरण करेंगे उसके बाद ही आप नियमों का प्रतिपादन कर पाएंगे। तो जो आपको निष्कर्ष प्राप्त होंगे उन्हीं के आधार पर आप व्याख्या करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे। वे निष्कर्ष सभी पर लागू हो जाएंगे। देखिए, निदर्शन से प्राप्त, चाहे वो 10% पर आपने प्राप्त किए हैं, लेकिन वो 100% पर लागू होने वाली तथ्य होते हैं। अब लास्ट में जो आपका चरण है, महत्वपूर्ण चरण है, वो है प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण। प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण के अभाव में आप अनुसंधान की उपयोगिता को महत्वपूर्ण नहीं बता सकते हैं, अर्थात अनुसंधान की उपयोगिता कम आंकी जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अनुसंधान की का प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण शोधकर्ता को करना चाहिए, तभी उस अनुसंधान की यूटिलिटी है, उसकी महत्ता है।
उपयोगिता है। तो इस तरह से बच्चों आज हमने डिस्कस किए आपके साथ क्या, अनुसंधान के महत्वपूर्ण चरण। मुझे लगता है आपको समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरी है, अगर कोई चरण आपको नहीं ठीक से समझ आया है, यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच।